नमस्ते सभी लोग। यूपी पीसीएल और पटवारी सीपीसीटी में जो क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन हमने लिए हैं और हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के ही सारे क्वेश्चन हैं, इसी टाइप से कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस, ये हो गया। 2 तारीख को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता, कंप्यूटर साक्षर लोग किसे कहते हैं? जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर चलाना जानता है, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में जानता है, उसे हम कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति बोला जाता है। और एक क्वेश्चन आता है, जो भी व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एंड यूज़र बोलते हैं। एंड यूज़र, कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक शब्द है एंड यूज़र, एंड यूज़र। ओके, तो इसका आंसर क्या है? 2 दिसंबर। हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। आईसी चिप, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आप सभी लोग बताइए, आईसी कौन सी जनरेशन में आई थी? कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में आई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। आईसी कंप्यूटर के 3rd जनरेशन में आई थी, जिसका समय 1965 से 1975 माना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके आविष्कार करता है जैक किल्बी प्लस रॉबर्ट नोई। कब की थी? 1958 में। कब किया था? 1958 में। रॉबर्ट नोई और जैक किल्बी। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं सिलिकॉन के। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। और सिलिकॉन वैली आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कहाँ पर है। तब तक मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। निम्न में से कौन एक ऑप्टिकल मेमोरी है? आप सभी लोगों को बताना है मेमोरी का क्या काम होता है और सबसे पहली मेमोरी कौन सी है। कंप्यूटर की 1st जनरेशन में डाटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? आप सभी लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ इनमें से कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी है। तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है अपनी? CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या फुल फॉर्म है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD रोम। आपको ये बताना है जो ऑप्टिकल मेमोरी होती हैं, ये प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे मेन मेमोरी बोलते हैं, या फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। आप सभी लोगों को बताना है कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है या फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है। CD रोम, मैंने आप लोगों से पूछा था 1st जनरेशन कंप्यूटर की जो 1942 से स्टार्ट हुई है, तो इसमें सबसे पहले डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड, किसका यूज किया जाता था? पंच कार्ड का यूज किया जाता था। पंच कार्ड सबसे पहले क्या होता था? टेक्सटाइल में पंच कार्ड का यूज किया जाता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ा बनाने वाले उद्योग में पंच कार्ड का यूज किया जाता था। पंच कार्ड में क्या होता है? एक कागज पर छोटे छोटे पंच कर दिए जाते हैं। पंच, उसमें डाटा को स्टोर कर दिया जाता है और पंच कार्ड रीडर की सहायता से उस डाटा को पढ़ा जाता है, जिसे हम पंच कार्ड रीडर बोलते थे। उसकी सहायता से इसको पढ़ते थे। मेमोरी से सारा रिलेटेड जितना भी मेमोरी है, एक चैप्टर में आपको बोर्ड पे अच्छे से बता दूंगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो चैनल को लाइक प्लस सब्सक्राइब करें। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हाँ, MS एक्सेल में रेंज का उदाहरण क्या है? आप सभी लोग इसमें बताएंगे MS एक्सेल में रेंज। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट में जो प्रोग्राम्स हैं उनका एक प्रोग्राम है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या आते हैं? MS एक्सेस, प्रेजेंटेशन, MS वर्ड और MS एक्सेल। MS एक्सेल का काम क्या होता है? इसका काम एक टेबुलेशन की तरह होता है, यानी कि टेबल में फॉर्मेट तैयार करना, टेबल का इंडेक्स होते हैं टेबल में, उसको तैयार करना, टेबल में जो डाटा होता है उसको तैयार करना। आप बहुत सारे लोगों का डाटा एक साथ उसमें ऐड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूछा गया है MS एक्सेल में रेंज का उदाहरण क्या है। तो आपको देखना चाहिए हमेशा हम रेंज इस टाइप से लिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं, जैसे A1, फिर आपको डॉट लगाने हैं, और A10, तो आपका कौन सा है? 2nd नंबर का। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CPU और IO यानी इनपुट और आउटपुट,
ये क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। इनपुट और आउटपुट के बीच जो सिग्नल होते हैं उनके मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो उनके मूवमेंट को नियंत्रित करते हैं कंट्रोल यूनिट, जिसको बोलते हैं सीयू। क्या बोलते हैं, सीयू, कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। इसके कुछ वर्क होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। और सेकंड होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को कंट्रोल करना। जो भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो एएलयू के कार्य होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। ओके। और थर्ड इसका काम क्या होता है, मुख्य मेमोरी में डाटा को लोड करना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना। ओके, इतने सारे काम होते हैं कंट्रोल यूनिट के। एएलयू इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि लॉजिकल कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। और तीसरा क्या है, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी तो आप लोग जानते ही हो, डाटा को स्टोर करना मेमोरी का काम होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रिक पेज कहलाता है। किसी भी प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने पीपीटी बनाई होगी, जिसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं फुल फॉर्म में। इसमें कोई भी पेज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड। चलो आप सभी लोग बता दो, अगर हमें कंप्यूटर में एक न्यू स्लाइड लेनी है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए। अगर आपको आती है, नहीं आती मैं बता देता हूँ, Ctrl+M। इससे आप क्या है, न्यू स्लाइड ले सकते हैं। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो अधिकांश प्रोसेसिंग हमारे किस में होती है, सीपीयू में। किस में होती है, सीपीयू में। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, सीपीयू में। मदरबोर्ड किसे कहते हैं, आप ये बताइए, मदरबोर्ड का क्या यूज होता है और कहाँ रहता है। सुनिए, मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक ऐसा घटक है, कंप्यूटर का सारा हार्डवेयर, जितना भी हार्डवेयर है वो मदरबोर्ड पर ही रहता है। रैम स्लॉट ले लो, प्रोसेसर, आपकी मेमोरी, जितना भी मिडी यानी म्यूजिकल के जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट वो लगाने के होते हैं, या आपके यूएसबी पोर्ट, सब कुछ मदरबोर्ड पर ही रहता है। और जो म्यूजिक के लिए यूज़ किया जाता है, MIDI, इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। ऑब्वियसली सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आता है कि मानव तथा कंप्यूटर में किसकी गति सर्वाधिक होती है, तो आपको सबको पता है कंप्यूटर की हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। किसकी होती है, मानव मन की होती है। आप सोचते हैं यहाँ मैं यहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ पहुँच गया, तो आप लोग पहुँच जाते हो। कंप्यूटर की नहीं हो सकती, क्योंकि कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं है। बाकी कंप्यूटर सब चीज़ों में ह्यूमन से अच्छा है, बट उसमें सोचने समझने की, अंडरस्टैंडिंग की क्षमता नहीं होती है। और मानव मन की गति सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा को कहा जाता है। बताइए आपका डेटा किस टाइप में हो सकता है। तो कंप्यूटर में आपका डेटा चिन्ह भी हो सकता है, संख्या भी हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। आपका जो डाटा है, डाटा क्या बोलते हैं, एक कोई इंफॉर्मेशन। ओके, तो क्या हो सकता है, चिन्ह में व संख्यात्मक सूचना में हो सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, किसने प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था। आप सभी लोग बता दीजिए, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ब्लेज पास्कल, इसका सबसे पहले किया था, फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। कौन थे, फ्रांस के गणितज्ञ, जिन्होंने 1642 ईस्वी में एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जो ऐड कर पाने में सक्षम थी, जोड़ और घटाव कर पाने में सक्षम थी। ओनली दो ही काम करती थी, ये जोड़ना और घटाना। 1642 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने। इसका एक नाम और है एडिंग मशीन। क्या है, एडिंग मशीन, यानी जोड़ने वाली मशीन। ओके, हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रे क्या है, क्रे, तो आप लोग बता देना चाहता हूँ, क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। क्या है, सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी क्रे। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, क्रे के फाउंडर कौन है, क्रे कंपनी के फाउंडर का, और ये कहाँ की कंपनी है,
ये दोनों आपके क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अमेरिका की कंपनी है और साइमर क्रे, कौन, क्या नाम है, साइमर क्रे। इन्होंने ही सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, साइमर क्रे, और इनके नाम से ये कंपनी आती है साइमर क्रे, जो कि अमेरिका में स्थित है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर। तो प्रिंटर टू टाइप के होते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कुछ क्वेश्चंस। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? प्रिंटर टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं, प्रिंटर टू टाइप के होते हैं। पहले कौन से होते हैं? क्षमता के आधार पर। किसके आधार पर होते हैं? क्षमता के आधार पर, यानी आपकी कैपेसिटी। और दूसरा आपका होता है परफॉर्मेंस, यानी प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर। प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये सबसे ज़्यादा आता है। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, लेजर प्रिंटर कौन से में आता है? आप लोग बता दीजिए। और डेजी व्हील प्रिंटर कौन से में आता है? सबसे पहले ये बता दीजिएगा। और मैं अगर आपसे पूछूँ तो लाइन प्रिंटर किस में आता है? लाइन प्रिंटर। इन सारे क्वेश्चन के जवाब आप दीजिए। और सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों को ये बताना है लेजर प्रिंटर किस में आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। आप लोगों को बताना है जल्दी से। तब तक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने मेगाबाइट 2 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? कितने मेगाबाइट? आपको मैं सारा बता देता हूँ। निब्बल से स्टार्ट करता हूँ। देखना, 8 निब्बल मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। बाइट बनाते हैं, ओके। 8 निब्बल मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट बना देते हैं। और 4 बिट मिलकर, 4 बिट मिलकर क्या बनाती हैं? एक निब्बल बनाती हैं। ठीक है, समझ रहे हो? 4 बिट मिलकर के बनाती हैं एक निब्बल, 8 बिट मिलकर क्या बना देती हैं? एक बाइट बना देती हैं, यानी 2 निब्बल मिलकर एक बाइट बन जाएगा। ओके, और मेरी बात सुनो। और 1024 निब्बल बाइट मिलकर एक KB, 1024 KB मिलकर एक MB, 1024 MB मिलकर एक GB, और 1024 GB मिलकर एक TB, 1024 TB मिलकर एक पेटाबाइट यानी PT, योटाबाइट और जेटाबाइट, जेटाबाइट लास्ट तक रहता है। ठीक है, इतना सारा। तो कितने गीगाबाइट? तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? 2048, क्योंकि 1024 प्लस 1024, क्योंकि 2 GB का पूछा था ना, इसलिए कितना हो जाएगा? 2048 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बार में कौन एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? एक स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आपका जो कंप्यूटर है वो लो लेवल लैंग्वेज में कार्य करता है, और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को एक बार में कन्वर्ट करता है। किसका करता है? एक एक लाइन को। ये आपका आंसर है। इंटरप्रेटर क्या करता है? पहले एक लाइन को कन्वर्ट कर लेगा, उसमें जो भी अशुद्धियाँ होंगी, बग्स होंगे, अशुद्धियों, एरर को क्या बोलते हैं? बग। जो भी बग होंगे उसको डीबगर की सहायता से हटा देगा, इसके बाद ही आगे चलेगा। बट कंपाइलर क्या करता है? एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, और उसकी जो गलतियां होती हैं उसको ठीक करता है, फिर उन गलतियों को कन्वर्ट करता है, फिर ठीक करता है। इस टाइप से इनका काम चलता है। हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल द्वारा कनेक्ट रहते हैं? आप लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ी होगी। 5 टोपोलॉजी होती हैं: मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। 5 टोपोलॉजी होती हैं, जिनमें कंप्यूटर तक सर्वर पहुंचाने के बताए जाते हैं कि किस केबल से द्वारा किस किस टाइप से हम कंप्यूटर तक सर्वर पहुंचा सकते हैं। तो इसमें आपको पूछा गया है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल द्वारा कनेक्ट होते हैं? तो कौन से? बस टोपोलॉजी में होते हैं। ओके, कौन सी टोपोलॉजी में होते हैं? बस टोपोलॉजी में। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग की जाती है। मल्टी प्रोसेसिंग, ओके, मल्टी प्रोसेसिंग किसकी सहायता से की जा सकती है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा आप मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हो। एक प्रोसेसर के द्वारा आप मल्टी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। मल्टी प्रोसेसिंग का कार्य होता है एक बार में, एक समय में बहुत सारे कार्यों को करना, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। जिसे आप किस तरह से कर सकते हो? एक से अधिक प्रोसेसर का यूज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा को अर्थपूर्ण बनाना, उस डेटा को हम यूज में ले सकें, उस डेटा को हम उपयोग कर सकें, जिसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। यानी डेटा प्रोसेसिंग का क्या है? कोई भी कार्य करते हैं, अगर वो हमारे काम में नहीं आएगा तो वो कोई मतलब का नहीं होता है, जिसे रॉ डाटा बोलते हैं।
ओके। अब फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखता है? फ्लॉपी डिस्क आप सभी लोगों ने पढ़ी होंगी। फ्लॉपी डिस्क आप ये बता सकते हैं मेन मेमोरी में आती है या फिर सेकेंडरी मेमोरी में आती है फ्लॉपी डिस्क। और फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी, मैं आपको बता देता हूँ, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए, फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? और फ्लॉपी डिस्क किस किस में बटी होती है? ट्रैक और सेक्टर में। फ्लॉपी डिस्क किस किस में बटी होती है? ट्रैक और सेक्टर में फ्लॉपी डिस्क बटी रहती है। ओके। एक सेक्टर में कितने होते हैं? 512 बाइट। एक सेक्टर में कितने होते हैं? 512 बाइट रहते हैं फ्लॉपी में, याद रखना कितने होते हैं। एक फ्लॉपी किस में बटी रहती है? ट्रैक और सेक्टर में बटी रहती है। इस टाइप से रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से, उस टाइप से ऐसे रहता है। तो ये ट्रैक और सेक्टर होते हैं। एक सेक्टर में कितना होता है? 512 बाइट होता है। और एक फ्लॉपी की जो क्षमता होती है 1.44 MB होती है, बस इतनी ही होती है। और ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, इसको अपने निकाल के घर पे रख सकते हो। जो भी आप पिछले टाइम में जब इतने ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर नहीं हुआ था, उस टाइम हमारे जो भी गुप्त सोर्सेज वगैरह हुआ करते थे तो इन्हीं फ्लॉपी में स्टोर करके रख लिए जाते थे। आज भी जापान में सबसे ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है फ्लॉपी डिस्क का। और फ्लॉपी डिस्क में जितनी भी गुप्त सूचनाएं हैं जापान में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं अभी आज के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसने बेसिक भाषा कंप्यूटर का विकास किया था? बेसिक, तो सबसे पहले मैं आपको, आप ही लोग बताइए बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस, बेसिक सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस पर कोड, बेसिक। ओके। बेसिक के वो कौन है? जॉन जी कैमी। बेसिक के फाउंडर कौन है? जॉन जी कैमी। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ओके। जो कि बच्चों को जो लैंग्वेज सिखाई जाती हैं, जैसे जावा है, सी है, C++ है, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट को यही लैंग्वेज सीखनी होती है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। सिंपल लैंग्वेज होती है, इसे सीखने के लिए बच्चों को नींव का पत्थर भी बोला जाता है। अगर ये लैंग्वेज आपने सीख ली तो आगे की जो लैंग्वेज है वो आप आसानी से सीख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से उपयोगकर्ता के साथ कई कंप्यूटर्स ऑपरेट कर सकते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम से? तो किससे कर सकते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से हम एक साथ कई सारे कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। ओके। MS-DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। MS-DOS में क्या होता था? सारी कमांडें ही कमांडें थी, तो इसलिए इसको चलाने में, एग्जीक्यूट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। और विंडो किस पे चलता है? GIF पे चलता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, इस पे चलता है। क्योंकि विंडो में आपको आइकन दिख जाते हैं, आप आराम से उस पर क्लिक कर देते हो और अपना काम कर लेते। बट MS-DOS में क्या करना पड़ता था? प्रत्येक चीज़ के लिए कमांड थी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये बेकार सॉफ्टवेयर था, इसलिए इसका प्रचलन ज़्यादा नहीं हो सका। इसके बाद विंडो आया 1990 में, इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा हुआ। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।